आप खुलेआम बोलते हो कि इसको वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हाँ। वो मत दो। तुम बिल्कुल आपका खड़गे कहता है कि नमाज छोड़। बिल्कुल सबसे बड़ी गलती होती है प्रिडिक्टेबल होना। अगर आपका वोटिंग परसेंट एक फॉर्म का प्रिडिक्टेबल हो गया, उसको मालूम होगा कि इसको तो देगा नहीं, उसको देगा। ना वोटिंग परसेंटेज इसलिए है क्योंकि अब जो लोग हैं वो बदलाव चाह रहे हैं, वो बीजेपी से उब चुके हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल पिछले 12-13 साल में यही है कि लोगों की पर्सनल अटैक करना। बीजेपी के लीडर ही नहीं है, वो मास लीडर है ही नहीं, तो कैसे रिलेट करेगा लोगों के? मास लीडर के लिए तो यार फिर ऐसा है ना, फिर आप साउथ में जाके नॉर्थ की बुराई नहीं करोगे। हाँ, नॉर्थ फिर में आपके लिए अब आप पीछे साउथ है। जाते हो तो नॉर्थ वालों को आप बोल देते हो कि यार ये तो तमीज नहीं इनको वोट करने का। है कि कांग्रेस का किस पाताल में भी लुकेगा तो मैं निकाल के लाऊंगा। मैं इलीगल माइग्रेंट वाला सेंटिमेंट बहुत हाई लेवल पे है, और जो उसको क्लियरली, उसको बड़ी बात है आपका टाटा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आसाम की जो जनता है, विश्वा कहते हैं कि मैं उनके पास उनके इलाकों में ना तो कैंडिडेट खड़ा करूंगा। यार ये चीज वो चीज से क्यों चिढ़ते हैं जो कि खुद बुलाते हैं। आप आसाम चुनाव में 86% वोटिंग, क्या ये बदलाव की लहर है या एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा की कल्ट हिंदू पर्सनालिटी बीजेपी को आसाम में फिर चुनाव जिताने जा रही? करते हैं इस पे कुछ चर्चा। स्वागत है आपका द 3 BHK शो में। हाल ही में हुए आसाम चुनाव में हमने देखा कि एक नॉर्मल ट्रेंड से अलग जाकर 86% वोट गिरे। आमतौर पे 60, 65, 70% को भी हाई वोटिंग कैटेगरी में रखा जाता है, पर 86% एक बहुत ही ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है आसाम जैसे स्टेट को देखते हुए। और उसमें अब कई कयास ये लगाए जा रहे हैं, गौरव गोगोई का भी बयान आया था अभी 1-2 दिन पहले, कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इसलिए है क्योंकि अब जो लोग हैं वो बदलाव चाह रहे हैं, वो बीजेपी से उब चुके हैं, और एक हाई परसेंटेज वोटिंग ट्रेंड वो एक एक बेंचमार्क माना जा रहा है सरकार को बदलने को। पिछले चुनाव में भी 82% के आसपास था, तो ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा नंबर में लोग बाहर आए हैं तो सरकार बदलना चाहते हैं, पर कांग्रेस है, कुछ भी सपने देख सकती है। आज इसी पे हम जब ये डिस्कशन करेंगे तो ये मुद्दा सामने लाएंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा, और उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी जो डेवलप करी है आसाम में, वो जो एक एग्रेसिव लीडर है, वो जो एक हो सकता है कि उनके बारे में ये सब बातें कही जा सकती हैं कि वो ध्रुवीकरण करते हैं, पर वो जो एग्रेसिव पर्सनालिटी लेके आए हैं, उन्होंने अपनी एक जगह तो बना ली है वोट खींचने के लिए। तो इस पे क्या विचार? जो गौरव गोगोई कह रहे हैं कि इतना बम्पर वोटिंग हुई है, तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जा दिखा रही कि लोग अब निकल के आ रहे, वोट कर रहे हैं और प्रेजेंट बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। बट यार ये सब जो ट्रेंड्स थे ना, ये बहुत पुराने ट्रेंड्स। आपका 2000 मतलब से पहले 1994 में हुआ था, या 2010 तक की ट्रेंड्स हैं ये बीजेपी जाने के बाद से, उसके बाद से देखो 3-3 साल सत्ता पर रहने के बावजूद देखो बम्पर वोटिंग हो रही है। हरियाणा में देख लो तुमको। तो ट्रेडिशनल मिक्स तो टूट चुके हैं सारे। तो ये सब जो तुम्हारे जो पुराने जो ट्रेंड्स हैं, पुराने एनालिसिस है ना, उनको अब छोड़ना चाहिए। बट अब समस्या क्या है कि जैसे राहुल गांधी वेट कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग उब जाएंगे, ठीक है, मोदी जी से, तो शायद वही दिल्ली के भाग छीका टूटेगा। हाँ, तो जब से जैसे भैया वो क्या कहते हैं नेता है, वैसे उनके तुम्हारे गौरव गोगोई वो भी वेट कर ही रहे हैं कि एक दिन ऐसा है कि लोग उब जाएंगे। मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं है, अपना कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। मतलब अरे मेहनत करो भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, हिमंता बिस्वा ने कांग्रेस में से निकल के जो अपनी पर्सनालिटी बनाई ना, वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। मतलब और एक बड़े लीडर की तरह एक नेशनल पॉलिटिक्स में भी देखा जा रहा है। वो हिमंता था और रह नहीं सकता था। वो देखो कांग्रेस में रहने, मतलब डीएनए है ही नहीं उसका कांग्रेस का लीडर नेता होने का, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता था। और जिस तरह से वो अपना जो वो समय वो मीटिंग बताता है राहुल गांधी के साथ, हुआ था उनका जो डॉग आता था, पिद्दी नाम था, क्या था उसका, जिसको वही बिस्किट उसको भी खिलाए थे, वही बिस्किट इनको भी खिला रहे थे। वही तो आपको हिमंता बिस्वा को बुरा लगा, यार कोई इज्जत नहीं है। एक तो आया, अच्छा दूसरा कह रहा है कि आया बैठा, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात है कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा, गुप्ते से खेल रहा है। लीडर्स है उसके इंडिविजुअल अपने कुछ रिस्पेक्ट है, तो वो तो नहीं रह सकता। नहीं, आइडियोलॉजी भी
उसकी आइडियोलॉजी कहाँ मैच खाती है यार कांग्रेस से? कहाँ कांग्रेस वो सेकुलर, वो कहता है मुझे वोट परसेंटेज ही नहीं चाहिए, मैं कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करूंगा इनके इलाके में, तो वो तो हाँ आइडियोलॉजी अलग है उसकी। ना, अच्छा एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे वो वेट कर रहा है कि कुछ दिन ऐसा आएगा कि एंटी इनकम्बेंसी अपने आप पक जाएगी, लोग बोर हो जाएंगे चेहरा। अरे यार, डे बाय डे उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती जा रही है, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो ये सोच रहे हैं कि खुद ही ऐसा समय आएगा कि वो उसकी पॉपुलैरिटी गिरेगी तो हम अपना गेन कर लेंगे, वो तो बड़ा मुश्किल है। हाँ इस बात से पहले ना देखो, एक और बड़ा फैक्टर है जो आजकल बीजेपी के लीडर्स में देखने को मिल रहा है और कांग्रेस या अदर पार्टीज में वो मिसिंग है। देखो अब पॉलिटिक्स जो है ना, वो गुड बॉय वाली पॉलिटिक्स नहीं रहेगी जो कभी 80s 90s में हुआ करती थी, राइट। अब लोगों को पसंद है तेज तर्रार एग्रेसिव लीडर्स। अब जैसे योगी जी हैं आपके, अब ये हेमंत बिस्वा है, अनअपोलोजेटिक हैं। अब आप चाहे उनके स्टेटमेंट्स एक रिलीजन के प्रति या उस वर्ग के प्रति भी अनअपोलोजेटिक है कि यार मेरे को इनका वोट ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल हिंदू फ्रंट फुट पे खेलते हैं। और इस वाले केस में भी पवन जी के बारे में जो जो उन्होंने बोला है, ठीक है। अच्छा देखो, और ये था भी कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल पिछले 12-13 साल में यही है कि लोगों की पर्सनल अटैक करना बीजेपी के लीडर्स। वो पवन खेड़ा ने भी यही करा इस बार आके। ये देखो ऐसा है, जब आपके एनडी उसकी 2004 से 2014 तक, जब नहीं दो हाँ, जब ये सरकार थी आपके मनमोहन सिंह की, तो क्या बीजेपी, मतलब वो कहते हैं ना कि जब हमारी ये कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, अरे इनके तो जो हमारे जो भ्रष्टाचार है वो तो जब हम आएंगे तब निकालेंगे। यार बीजेपी ने वेट थोड़ी नहीं किया था कि 2014 में इनकी सरकार, भैया जितने भी भ्रष्टाचार कांग्रेस के थे वो बीजेपी ने उनके साथ जब आपकी सरकार थी तब रेज किए थे। और ये नहीं कि आरोप लगा के भाग जाओ, उन्होंने उस पे पूरी लीगल कार्रवाई की भाई, आपको घसीटा है उन्होंने। ये होता ऑपोजिशन, आपको घसीटा है, आपके ऊपर केस चले हैं। हाँ, और धरने भी दिए तो तरीके से दिए हैं। हाँ, ये नहीं है 2 घंटे के लिए भैया वो दिनों तक धूप में बैठे हैं, वो 2 घंटे धरने देके भाग नहीं गए हैं। अच्छा, तो वो तरीका ही नहीं है, वो तो मिसिंग है ना। बीजेपी के जितने भी मुद्दे थे उस बीच में, जब मनमोहन सरकार थी, जब ये उनके करप्शन के उन्होंने मुद्दे उठाए थे, वो लंबे चले थे। ऐसे नहीं थे कि आज 2G की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद दूसरे दिन कोलगेट की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि नहीं जी ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम वाला घोटाला। एक एक मुद्दे को लंबा खींचा है, पूरी उसको लीगली उसको घसीटा है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आज उठ के नरवणे की बुक पे बात कर ली, कल तुम जाके उसके कह दो तुम्हारे संविधान खतरे पे है, परसों आप वोट चोर कर दो। यार आप भी अपने मुद्दे पे स्टिक नहीं है तो भी गवर्नमेंट तो छोड़ो, फिर मतलब ये जनता आपके साथ क्यों, जनता जुड़ेगी कैसे, जनता जुड़ेगी कैसे? अच्छा मुद्दे भी तो आते हैं ना, देखो 80% मुद्दे तो एक इनका, अब एक सीधा सा प्रोस्पेक्ट जो मैं देखता हूं ना, कि राहुल गांधी को बस आप किसी तरीके से ना वो टैग हटाओ इस पे से, जो पप्पू का टैग लग गया है, तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में सारे एफर्ट्स कांग्रेस से निकल जाते हैं। सरकार को घेरने के लिए वो तो उनके पास टाइम ही नहीं उन चीजों का, वो तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में निकाल देते हैं सारा टाइम। जितना उसको पॉलिश करने जा रहे हैं उतना ही गंदा होता जा रहा है और पप्पू बनता जा रहा है। हाँ, वो सब वो एक बात, प्रदीप जी हैं, बहुत बड़े सीनियर वो हैं, पत्रकार हैं, उनकी मैं बात सुन रहा था। उन्होंने बोला था कि सोनिया गांधी में एक चीज अच्छी थी कि उसने ज्यादा बोला नहीं। शायद वो ज्यादा बोल देती ना राहुल गांधी की हालत हो जाती। उनको मालूम था कि मैं ये कला नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो उसने ज्यादा कभी भी अपने को एक्सप्रेस किया नहीं। वो हाथ ऐसे करके ना, उनको मालूम था जितना शांत रहेंगे उतना ही, क्योंकि देखो वो इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, वो तो सेल्फ पायलट मोड पे चली रही है। बिल्कुल, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इतना उन्होंने किया था सोनिया गांधी जी ने कि वो चुप रही, बहुत ज्यादा मतलब बोले नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कल्चरली शायद में उसको अट्यून ना कर सकी यहाँ की लोगों के हिसाब से बातचीत। जरूरी नहीं होता कि हर जनरेशन में किसी पार्टी को मास लीडर मिले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अटल बिहारी जी के बाद मोदी को मास लीडर बनने में 15-17 साल 3 चुनाव लग गए थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर जनरेशन में या हर डिकेड में आपको एक मास लीडर मिल जाए। पार्टीज को कभी कभी मास लीडर के बिना भी अपने ग्राउंड को पकड़ना पड़ता है, छोटे लीडर्स को छोटी जगह जीतना पड़ता है। पर होता क्या है ना, जैसे बीजेपी कर रही है कि आप हर छोटे चुनाव में
मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे हो कि वो मास लीडर बन चुके हैं। जब कांग्रेस राहुल गांधी को हर चुनाव में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो लोगों से रिलेटेबल ही नहीं है, वो मास लीडर है ही नहीं, तो वो कैसे रिलेट करेगा लोगों के? मास लीडर के लिए तो यार फिर ऐसा है ना, फिर आप साउथ में जाके नॉर्थ की बुराई नहीं करोगे। हाँ, नॉर्थ फिर में, आपके लिए हाँ, अब बहुत आप पीछे साउथ है। जाते हो तो नॉर्थ वालों को आप बोल देते हो कि यार ये तो तमीज नहीं इनको वोट करने का, है ना। पता हाँ, नहीं कौन यार इसको इस गुजरात तरह की में आप स्क्रिप्ट कुछ देता बोल है। देते हो, हाँ, बिहार में आप कुछ बिहार बोल में देते आओगे हो। तो बाकी को कुछ बोल दोगे, तो यार फिर इस तरह से मतलब इनको क्या लगता है कि यार वो अभी भी वही दिन चल रहे हैं 1970-80 के, कि जो हम हाँ, नहीं चाहेंगे नहीं, वो वही तो हवा मीडिया हो में गया मतलब। दिखेगा, जो हम बिल्कुल, चाहेंगे सेंसर कर लेंगे। लेकिन आजकल यार तो पब्लिक है और तुम्हारा ये इंटरनेट का जमाना है, तो कुछ चीज सेंसर होती नहीं तब तक बड़ी जल्दी पहुंचती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो जो असम चुनाव में है, जो ये हम कह रहे हैं कि 86% नियर अबाउट की वोटिंग परसेंटेज है, और दिल्ली के भाग्य छींका टूटे वाली हालत में गौरव गोगोई बैठे हैं कि शायद आ जाए, तो क्या चांसेस है, क्या दिख रहा है नहीं, कि चांसेस तो देखो ग्राउंड पे, ये अगर अगर मैं ओवरऑल इलेक्शन देखूं आसाम का ना, तो अभी जो आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हालत थी, एक तरीके से लो की अफेयर ही था। रैलीज हुई हैं, मोदी जी ने भी करी हैं, योगी जी ने भी करी हैं, पर क्योंकि अभी इंटरनेशनल मीडिया कवरेज इतना ज्यादा हो रहा था ना, कि आसाम इलेक्शन को उतना मीडिया स्पेस मिल ही नहीं पाया। अगर हम तरीके से देखें, आज की डेट में अगर आप न्यूज चैनल खोलो तो आपको क्या देखने को मिलता है, यूएस और ईरान के बीच क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, तेल कब आएगा, या शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है। तो आसाम चुनाव को उतना स्पेस मिला नहीं। पर अगर ग्राउंड पे पिछले 5-10 साल में जो बीजेपी ने असम में अपना ग्राउंड बनाया है, उसको देखते हुए उनका इतनी जल्दी वहां से हारना या वाइप आउट होना तो पॉसिबल नहीं लगता किसी भी एंगल से। मेरे को जहां तक लग रहा है कि जैसे ना, अभी मैं जब तैयारी कर रहा था इस वीडियो के लिए, तो मैंने कहा यार राहुल गांधी ने इसमें रैली की कि नहीं की, मतलब इतना आउट ऑफ मीडिया था ये चुनाव, हाँ, ये मीडिया हमको स्पेस नहीं पता मिला नहीं चला कि और जब मैंने चेक किया तो पता चला कि राहुल गांधी ने 3 मीटिंग की, और राहुल गांधी नहीं, प्रियंका गांधी ने भी की है, कुमारी शैलजा ने भी किया है। मतलब कमर्शियल जने ये पूरा का पूरा ये जो आसाम चुनाव आउट ऑफ मीडिया आउट कवरेज ऑफ चला मीडिया गया। रहा। इंटरनेशनल वो वॉर ने सारा हाँ, मीडिया खींच रखा है, बिल्कुल। अच्छा, सेकंड थिंग क्या है कि अगर जैसे देखा जाए ना, जब तुम्हारा आज से जब बीजेपी असम में नहीं थी, उसके पहले जब कांग्रेस थी, तो उस वक्त क्या था यार, असमीज वर्सेस बंगाली का मुद्दा बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा हुआ करता था, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन हम्म, क्या है, जब से बीजेपी आई है, उन्होंने एक तो शिफ्ट ये किया कि वो असमीज वर्सेस बंगाली को हटा के उन्होंने असमीज वर्सेस इलीगल माइग्रेंट कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, असम की जो जनता है, मतलब तुमको इतिहास बताता हूँ असम की, कि होम डायनेस्टी थी जो कि 1600 से नहीं, 1400 लेके 1800 ईस्वी तक थी होम डायनेस्टी, ठीक है। पूरे इंडिया में दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत पूरे इंडिया में आ गया था। इन्होंने 17 बार कोशिश की थी असम को जीतने की, असम को हराने की, लेकिन 17 बार होम डायनेस्टी ने मुगलों को खदेड़ के बाहर किया। क्या बात है। तो जो बेसिकली जो असम के लोग हैं ना, वो ना अपने कल्चर को लेके बहुत सेंसिटिव है। तो यही लगता है कि, और जब से ये तुम्हारा पश्चिम बंगाल अलग देश बना, और जो माइग्रेशन हुआ है बांग्लादेश बनने के बाद जो माइग्रेशन हुआ है, तो वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए थे असमीज। हाँ, बड़ी ये बड़ा मुद्दा है इनके लिए। ठीक है। फिर 1985 में, मेरे ख्याल से, हाँ 85 में राजीव गांधी ने असम अकॉर्ड किया था साइन, करेक्ट। जिसमें यह था कि 1971 मार्च से पहले जो आ गए वो तो पार्ट ऑफ असम हो गए, उसके बाद जो है दे आर इलीगल, ठीक है। लेकिन अच्छा, उसी के बाद देखना, अगर तुम देखा जाए उसके वो तुम्हारे रीजनल पॉलिटिक्स पे जाओगे, तो ये अकॉर्ड के बाद असम गण परिषद करके एक पार्टी उभरी, जिसने क्या किया, रीजनल सेंटिमेंट्स को काफी भुनाया। तो आज की तारीख में ये सब को देखते हुए तो बीजेपी ने बड़ा क्लियर स्टैंड ले लिया कि भैया हम इलीगल माइग्रेंट्स के साथ तो हम नहीं रहेंगे, और उनको हम पूरी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब क्या हुआ, पिछले चुनाव में कांग्रेस ये स्टैंड क्लियर ले पाई कि क्या करें। बकरुद्दीन करके ना, अजमल, बदरुद्दीन अजमल।
हाँ, बदरुद्दीन उसके अजमल। साथ पिछले बार उन्होंने वो भी कर लिया था, ना कोलिशन था गठबंधन इनका। कर दिया, कोalition था। तो अब हम्म। उनको ये लग गया यार ये, और बकरुद्दीन तुम्हारा ओपनली तुम्हारा इलीगल माइग्रेंट्स को फेवर में बात करता है, तो इस बार वो इलीगल माइग्रेंट्स वही है ना, हाँ उसके वोटर है ना, ठीक है। इसलिए वो तो उसके वोटर है। पिछले बार तो क्या, अब ये गौरव गोगोई को बनाया इन्होंने, तो गौरव गोगोई ने बोला यार ये तो बड़ा बड़ा सेंसिटिव लोग हैं यहाँ पे, ये तो इलीगल माइग्रेंट के चक्कर में गए, हमारे लंका न लग जाए। इन्होंने इस बार तुम्हारे बकरुद्दीन से कोई वो नहीं किया। वो कोएलिशन इस बार हुआ नहीं एक्चुअली। हाँ, इस बार के चुनाव में बड़ी बात है क्या थी, मीडिया स्पेस तो नहीं मिला, पर यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको वीडियोस मिलेंगी, जितनी भी रैलीज हुई हैं बीजेपी की, कांग्रेस की, सबकी, तो पॉलिटिकल बाइट्स अवेलेबल है वहां पे। एक बड़ा आप ऑब्जर्वेंस वहां से ये आया है कि कांग्रेस का किसी भी चीज को लेके कोई स्टैंड क्लियर नहीं रहा आसाम के इलेक्शन में। ना तो उन्होंने खुल के बोला है आपका माइग्रेंट्स के ऊपर, ना वो एनआरसी पे बात कर पाए, क्योंकि एनआरसी पे बात करना तो बीजेपी के फेवर की बात करना। हाँ, तो ना तो उनकी पॉलिटिकल रैलीज में उन्होंने जितनी भी अपने पॉलिटिकल बयानबाजी करी है, या उसके बाद उनके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो आपका ये प्रोमिसेस होते हैं, ये जितने भी उन्होंने निकाले हैं, वादे करे हैं, कहीं पर भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। ना तो माइग्रेशन के बारे में स्टैंड क्लियर है, कोएलिशन को लेके कभी भी बीजेपी के अलावा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है या और जितनी भी आपके लोकल पार्टीज हैं, कुछ और कोई स्टांस, कोई मुद्दा था नहीं, सिर्फ बीजेपी को टारगेट करना एक मुद्दा रहा। मोदी का नाम कम लिया गया तो वहां पर भी कंफ्यूजन थी कि मोदी का नाम ले ना ले। पवन खेड़ा से जो स्टेटमेंट उन्होंने कही या उनसे दिलवाई गई, उसने बैकफायर किया, क्योंकि आप किसी की वाइफ के बारे में बोल रहे हो, आप स्टैंडिंग सीएम, करंट सीएम की वाइफ के बारे में बोला गया कि इसके पास 3 पासपोर्ट्स हैं, तो आप उसको देशद्रोही बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी उस स्टेट में कल्ट लीडर बन चुका है। उसकी वाइफ के लिए बोलना कि उसके पास 3 पासपोर्ट हैं, तो फिर तो यही बोलेगा ना कि अब मैं इसको पेलूंगा। पूरा पूरा स्टेटमेंट उसने दिया है। उसके बाद पुलिस ने बोला ना कि वो चला गया है। कहाँ चला जाएगा? पाताल में भी दुखेगा तो मैं निकाल के लाऊंगा, मैं उसको पेलूंगा और पवन पेड़ा बनाऊंगा उसका। यार आज से ना 10-20 साल पहले या 20-30 साल पहले जब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जाती ना, तो वो लीडर उसी दिन खत्म हो जाता। पर आपका जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट एज अ कंट्री, जब आप एक एग्रेसिव आप कंट्री एग्रेसिव सोसाइटी की तरफ आप शिफ्ट हो चुके हो ना, तो आपको यही लीडर पसंद आएंगे जो अपने पर्सनल या अपने राज्य की जनता के ऊपर कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यार ये क्या, मेरे को क्या लगता है, ये कलयुग का असर है क्या ये? एक पागल ट्रम्प भी पता नहीं आजकल क्या क्या बोल रहा है। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी अबाउट सेक्स, आई एम नॉट पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स क्या हुआ है ना, वो मैंने स्टार्टिंग में भी इस वीडियो में ये बात बोली थी, गालियां लिख रहा है यार, वो जेंटलमैन, गालियां दे रहा है। हाँ, वो जेंटलमैन वाली जो आपके जो लीडर्स होते थे ना, जो जेंटलमैन होते थे, रोल मॉडल्स होते थे, ठीक है, वो चीज कहीं मिस हो रही है। देखो ऑब्वियसली ट्रम्प तो एक एक्सेप्शन है, ऐसी बात नहीं है, और भी लीडर्स हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी ठीक है, आप वो कभी भी उनकी भाषा, वो कुछ बयान दे सकते हैं, पर उनका भाषा का स्तर कभी भी नीचे नहीं जाता, ठीक है, जो आप एक वर्ल्ड लीडर से एक्सपेक्ट भी करोगे, प्रधानमंत्री से। पर जो ग्राउंड पे लीडर्स है ना, वो उनको खासकर ये लिबर्टी लेनी चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, और ये दिखाना चाहिए कि नहीं भाई, हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लड़ने के लिए। ग्राउंड लीडर्स को ये एग्रेसिव स्टैंड हमेशा लेना चाहिए, और ये सब बातें बाद में डिलीट हो जाती है, वो कोई नहीं पूछता इन सब बातों। अच्छा, इस बीच में अगर हम ये देखें कि चलो ठीक है, 5 साल में क्या किया, तो एक तो देखो जो बेसिक जो सेंटिमेंट है आपका, इलीगल माइग्रेंट वाला सेंटिमेंट बहुत हाई लेवल पे है, और जो उसको क्लियरली उसको एड्रेस करेगा, छुप छुप के नहीं, क्लियरली बोलना पड़ेगा, तो वो ही देखो जनता उसको पसंद करेगी, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि केवल जमा खर्ची हुई है बातों की, डेवलपमेंट जो हुआ है, आपके 3-3, 4-4 तो एलिवेटेड रोड्स बन गए हैं। सबसे बड़ी बात है आपका टाटा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, 26,000 करोड़ की, यार मतलब आप समझ लो यार कितनी बड़ी बात है, एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा आपका, इंफ्रा डेवलपमेंट कितना होगा, उससे बहुत बड़ी बात ठीक है। अच्छा, तुम्हारा अभी जो हाल में जो एयरपोर्ट का रिनोवेशन हुआ है, लोग बता रहे हैं वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया गया है, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा
4-5 तो बहुत बड़े बड़े वो है तुम्हारे नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी निकली है। जी तो जी जो आपके जो 8-8 10-10 घंटे थे वो दूरियां तुम्हारी 2-4 घंटे की रह गई हैं। बिल्कुल। काचीरंगा के ऊपर एलिवेटेड रोड बन गई है। तो यार देखो, जब आदमी जब गुजरता है ना, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग जब भी जाते हैं तो अपने घूमने उमने जाते हैं, तो हाँ तुम्हारा हाँ जब भी रोड अच्छी मिलती है हमको, हैदर अली रोड हाँ, मिल गई यार, एक एक यार इम्प्रेशन बनता है ना, अच्छा एक लगता इम्प्रेशन है ना। अब आप अच्छा चाहे लगता है। बीजेपी को वोट देते हो नहीं देते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो मन में एक बोलते हो ना, यार ये वो क्या मजा नहीं क्या नहीं, मतलब। क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ, बिल्कुल। हमको साल पहले 8 घंटे लगते थे और वहां पे इधर ऋषिकेश पहुंचने, अब हम 4 घंटे में आराम से लग जाते हैं। हाँ, अब ये देहरादून वाला हो जाएगा हाँ, कल ओपन, और 1-2 दिन में, 4 घंटे तो में, फिर आप 3 घंटे में 4 देहरादून। घंटे में आप मसूरी मसूरी पहुंच जाओगे। तो अब वही उस वाली पे कोई बात। बीजेपी वाला तो चलेगा नहीं, हाँ, सब चलेंगे उस पे। सपा वाले भी चलेगा, कांग्रेस भी चलेगा, सब चलेगा, उसको भी अच्छा हम्म, लगेगा चलते वक्त, फील गुड तो आएगा बिल्कुल। ना फैक्टर। तो देखो, आप ये ना डेवलपमेंट करोगे, डेवलपमेंट का कोई भी तोड़ नहीं है। आप चलो मैं छोड़ने कह रहा के हूँ लिए। जाके फिर से दे देगा कांग्रेस को वोट, हम्म, लेकिन उसके हम्म, दिन में एक बार आया तो यार काम तो अच्छा किया, काम तो अच्छा है। नहीं, है ना। डेवलपमेंट का कुछ तोड़ नहीं है, ये आप सही कह रहे हो। विकास जब होता है, हाँ, विकास ना जाति पे, ना आपके धर्म पे, वो हर आदमी तक पहुंचता है। और कहीं ना कहीं वो उन बाउंड्रीज को भी तोड़ता है कि जब जब किसी किसी भी जाति के इंसान को प्रधानमंत्री आवास में घर मिलता है, ये हाईवेज मिलते हैं, ठीक है, चलने के लिए, वो भी देखते हैं क्या क्या विकास हमारे राज्य में हो रहा है, तो उनका भी एक एक शिफ्ट तो आता है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये है कि मतलब आप जो डबल इंजन का कॉन्सेप्ट इन्होंने हम्म, 2014 में शुरू किया था मोदी जी ने देना, हम्म, कि जब सेंटर में बीजेपी आई, उसके हम्म, बाद जिस भी राज्य में बीजेपी आएगी वहां डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। डबल हम्म, इंजन की सरकार मतलब विकास तेजी से होगा, वो हम्म, हुआ है ग्राउंड पे। और वही कारण है कि बीजेपी लगातार राज्य में भी चुनाव जीतती जा रही है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अब दिल्ली में भी लोगों ने इनको चांस दिया है, देखो क्या काम हम्म, होता है क्या नहीं हो पाता। पर डबल इंजन में सरकार की बातें करके जो भी वादे बीजेपी ने किए, वो ग्राउंड पे सही हुए हैं, उनको लोगों ने होते हुए देखा है। ठीक है, तो इसी कारण से अभी, और जो मैंने बात कही भी थी कि मीडिया स्पेस तो नहीं मिला, पर जो हम्म, आसाम की जनता है उन्होंने तो फिर भी फॉलो किया ही होगा। जो लोकल मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने तो असम इलेक्शन कवर करा ही होगा। तो जितना हमने भी उसको फॉलो करने की और चेक करने की कोशिश करी, कांग्रेस के पास कोई एक स्टैंड क्लियर नहीं मिला। इस चुनाव में जाने को लेकर ना तो कोई तैयारियां देखने को मिली, उनके लीडर्स के बयानबाजी को कंपेयर किया जाए तो कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं मिला जिसपे उनकी एक कॉमन वॉइस हो। ये बात बहुत जरूरी होती है। जब बीजेपी के 5 लीडर रैली करते हैं, उस 5 लीडर में 2-4 मुद्दे ऐसे होते हैं जो लीडर बोलता है जिनके बारे में, तो एक कॉमन स्टैंड, एक कॉमन वॉइस, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था। पूरा इलेक्शन प्रिपरेशन बोल दें या ग्राउंड पे जिस तरीके से उन्होंने लड़ा, बिल्कुल मेरे को तो शैटर्ड दिखा जितना भी ऑन ग्राउंड एनालिसिस था। तो चांस तो नहीं लग रहा है मेरे को तो लैंड 86% वोटिंग इज अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर बीजेपी। अच्छा, ये चीज मैं पूछना चाहता था कि इस बार जो जैसे हेमंत बिस्वा कहते हैं कि मैं उनके पास उनके इलाकों में ना तो कैंडिडेट खड़ा करूंगा, हम्म ना ही मैं उनसे वोट मांगूंगा, क्योंकि वो देते नहीं है। हम हम्म करता उसके लिए सब कुछ करता है, बट वो देता नहीं है, तो हम क्यों देगा, जाएगा हम्म मेहनत ही क्यों करेंगे। क्या ये हम्म। सत्य है? देखो, ये सत्य भी है, बिल्कुल है। जिस तरीके अगर आप अभी भी बीजेपी की लिस्ट देखोगे ना, तो हम्म, जिस तरीके से वहां पर उन्होंने कैंडिडेट्स डिसाइड करे हैं, आपको काफी कुछ समझ आएगा कि हेमंत बिस्वा ने स्टेटमेंट क्यों दी। देखो, इस स्टेटमेंट को लेके कांग्रेस ने अपनी रैलियों में बड़े बड़े बातें करी कि भाई कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे कैसे बोल सकता है। हम्म, अरे चीफ मिनिस्टर अगर ये बोले ना कि मैं उन उन इलाकों में सड़क नहीं बनवाऊंगा, उन हम्म, इलाकों में पानी नहीं लाऊंगा, बिजली नहीं दूंगा, विकास नहीं करूंगा, तो गलत है। अगर अगर जब वो चुनाव हो रहा है, तब चुनाव लड़ने वाला आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं है। चुनाव चुनाव लड़ने वाला तो आदमी तो एक इलेक्शन में खड़ा हुआ कैंडिडेट है ना, वो ये बात बोल सकते। तो कांग्रेस फिर गलती कर गई, फिर इस मुद्दे को उठाने लगी। अरे तो वहां फिर वही हो अच्छा, जाता मेरे है। को एक चीज बताओ यार, ये चीज वो चीज से क्यों चिढ़ते हैं जो कि खुद बुलाते हैं। आप हम्म, खुलेआम बोलते हो कि इसको वोट नहीं हम्म, देंगे, बीजेपी को हाँ, वो मत दो। बिल्कुल तुम बिल्कुल। आपका खड़गे कहता है कि नमाज छोड़ के बीजेपी आरएसएस वालों को मारो। हम्म आपने इंस्टिगेट किया है ना लिंचिंग के लिए। हम्म आप बोल रहे हो ना, खड़गे जी तो बोल रहे हैं ना। बिल्कुल। आप
के वो बंदे कहते हैं कि ना जी हमारे लिए तो बीजेपी अछूत है, हम बीजेपी को नहीं देंगे। अब दूसरा बोलेगा अच्छा ठीक है हम तुमसे मांगेंगे नहीं, तो कहते यार ये कड़ी बात है यार, तुम तो ये वो हो गए, तुम इनटॉलरेंट हो गए। तुम बोल रहे हो हम तुमको नहीं देंगे, आपने अगला आदमी। मैं एक ही मैं और आपको बता दूं, ये अगर टेम्पलेट चल गया ना, ये फॉर्म पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो जाएगी। अगर मैं उसको लेके चलूं कि कितना भी अच्छा बॉलर पैदा हुआ हो वर्ल्ड क्रिकेट में, स्टार्टिंग में तो उसको खौफ रहता है, लेकिन जब उसकी लाइन लेंथ समझ जाते हैं लोग ना, तो खुद को बतरा मारते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती होती है प्रिडिक्टेबल होना। अगर आपका वोटिंग परसेंट एक फॉर्म का प्रिडिक्टेबल हो गया, उसको मालूम होगा कि इसको तो देगा नहीं उसको देगा, आप तो पॉलिटिकल इररिलेवेंट हो जाते हैं, गर्त में जाओगे, आप गर्त में जाओगे। ठीक है। तो ये जैसे इंडिया से दुश्मनी निभाते निभाते पाकिस्तान चला गया गर्त में, मुझे लगता है कहीं यहाँ वाले बीजेपी से दुश्मनी निभाते निभाते ना चले जाए, इररिलेवेंट हो जाए पूरी तरह से पॉलिटिकली। अब मुझको दिख रहा है, तुम देखना, क्योंकि ये टेम्पलेट अगर चल गया, देखो इसके बावजूद अगर हेमंत बिस्वा फुल मेजोरिटी 2/3 लेके आता है, साहब बोलते हैं कि भाई ये 20-21 सीट पे हम बात ही नहीं करेंगे, तो जैसे योगी जी का तुम्हारा बुलडोजर वाला टेम्पलेट चलता है ना, कि ये सब जगह कहेंगे चले हम उसको बात ही नहीं करनी। ये करवाया किसने? देखो अब कांग्रेस बोल रही है कि ये स्टेटमेंट्स दी जा रही है, ये करवाया किसने? जब यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन हुई, उसके बाद पोलराइजेशन को बढ़ावा देने वाले थे बदरुद्दीन अजमल जी। ठीक है, अब उनके आप स्टेटमेंट उठाओ, आप कुछ भी कंटेक्स्ट लो, आप कांग्रेस ने उनके साथ कहा कोएलिशन, ठीक है, कोएलिशन आप उसके साथ करते हो जिसके साथ आपकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है, ठीक है। कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, जैसे बीजेपी ने किया है, हाँ, लेकिन वो सोच लो अगर वो नहीं तो फिर 370 नहीं हट पाते, तो वो उनको बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग था, क्योंकि उनको अगर किसी जगह की गंदगी साफ करनी तो वहां पे उतरना ही पड़ेगा ना, गंदगी में तो पड़ेगा, तो उनके पास यही रास्ता था, क्योंकि अगर उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर नहीं हाथ पे होता तो ऐसे हटा देते नहीं हो पाता। हाँ, तो नहीं, मोहम्मद सईद ने बोला तो था ना कि आप हटा के देखो, यहाँ पे तुम्हारा मतलब भारत को झंडे को पकड़ने वाला कोई हाथ नहीं मिलेगा, पकड़ने वाला हाथ। अच्छा, उन स्टेटमेंट सर, ना तो वो स्टेटमेंट्स कभी पोलराइजेशन में काउंट होती ना वो सेक्युलर, वो हेट स्पीच में काउंट होती है। देखो कितनी बड़ी बात है। और अगर इसका भी ना देखो, बदरुद्दीन अजमल ने अगर कहीं से पोलराइजेशन आसाम में स्टार्ट हुई तो इन पार्टीज के थ्रू हुई, ठीक है। जब उन पार्टीज की पोलराइजेशन को इन्होंने, बीजेपी ने अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर लिया, तब इन फर्नौल की जरूरत पड़ेगी। यही मैं कह रहा हूँ, आप हमेशा याद रखना न्यूटन का लॉ है, हर एक फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है, उसको आप नहीं रोक सकते हो। आप पोलराइजेशन करोगे तो दूसरी जगह काउंटर पोलराइजेशन होगा, फिर आप वो न्यूटन के लॉ पे थोड़ी गाली दे दोगे आप। हाँ, नहीं उसको भी दे देंगे थोड़े दिन उसको भी दे देंगे, ये क्या लिख के चला गया न्यूटन, हम तो चुनाव नहीं पा रहे। ये संघीय साला न्यूटन का जो लॉ लेके आया है, ये सही है। बहुत अच्छा हुआ है ये जो तुम जो कह रहे हैं ना, जो पोलराइजेशन कर रहे थे, तो उसका जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ है, और उसने इनकी नींद उड़ा दी। और अभी हम लोग अगली बार जब बंगाल के चुनाव पे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बंगाल में हुआ क्या है। वहां भी अच्छा मिर्च मसाला मिला हुआ है आजकल 4 मई दीदी गई ना, वह भी अच्छा मिर्च मसाला मिला हुआ है। पर ये है कि थोड़ा सा ना, मतलब मीडिया स्पेस मिले, इलेक्शन है स्टेट्स में, बड़े स्टेट्स हैं, थोड़ा मीडिया स्पेस मिलना चाहिए। आसाम के चुनाव में काफी लोगों से मैंने जब जिनसे भी बात करी, सबका ये कहना था कि यार मजा नहीं आया। मतलब यार मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने न्यूज में देखा नहीं कुछ। अभी 4 मई आएंगे ना, मजा तो अब बंगाल में मजा आएगा तो उसमें करेंगे कुछ चर्चा। पर अभी जो भी है हमारा अपना एनालिसिस, जितने भी लोकल, मेरे को हम बीच में चर्चा हम लोग की छूट ना जाए, ये अजमल से जो इनका जो गठबंधन ये हुआ इस बार, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव भी दिख रहा है, तो इसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को, लग रहा है? नहीं, हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो आपने कुछ, अगर स्पेसिफिकली आपने कुछ हाईवेज का नाम लिया था और कुछ इनके जो अपने ऑन ग्राउंड पे पॉलिसीज थी, देखो फायदा तो हर कम्युनिटी को मिला है, कोई हिंदू मुस्लिम उसकी बात नहीं है। ऐसे लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी जिनको हर एक स्कीम का फायदा मिला है, ठीक है। और कोएलिशन ना करना, मेरे अपनी समझ से जितना भी मैंने इसको स्टडी करा इस इलेक्शन को,
कांग्रेस के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी इस बार चुनाव में जाने की। या ये कह मुझे सकते हैं वो डर गई हाँ है काउंटर पोलराइजेशन देखते हुए। हाँ हाँ हाँ। अब वो तो ना खुल के अब उनके स्टैंड क्या है। अब उनको पास कोई न्यूट्रल, तो देखो न्यूट्रल पे तो गाड़ी चलती नहीं, न्यूट्रल को तो भूल जाओ। एक गियर जो तो न्यूट्रल लोगे। स्टैंड, हाँ, जो न्यूट्रल स्टैंड कांग्रेस लेने की कोशिश अब कर रही है उस पे तो देखो भैया गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, न्यूट्रल रहे, कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की कुछ सुनने को नहीं मिली, कुछ ऐसे पॉलिटिकल बयानबाजी या रैली में कुछ ऐसे सुनने को नहीं मिला कि उनका कोई स्टैंड है या आसाम के लिए कोई विजन है। वो न्यूट्रल में गाड़ी, तो ये न्यूट्रल पे गाड़ी खड़े करे बैठे हैं कि कोई धक्का मार दे तो आगे चली जाएगी, इसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। तो समअप करता हूं, मेरा अपना मानना है कि क्लियर मेजोरिटी और मे बी 2/3 इस बार आने की चांसेस है। अगर 2/3 नहीं भी आती है, मेजोरिटी है, तो मतलब अभी गोगोई जी का भी कोई चांस नहीं दिख रहे। नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई दूर दूर तक नहीं है। हाँ। और हिमंता बिस्वा की देखो अभी जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई है पॉलिटिक्स में पिछले 5-7 साल में, जो एक हिंदू लीडर की उन्होंने एक पर्सनालिटी बनाई है, अभी वो बीजेपी के लिए भी और उनके अपने लिए भी गेम ही लेके आ रही है, चाहे वो आप लोकसभा चुनाव बोलो या फिर आसाम के चुनाव है। तो अभी तो ग्राउंड होल्ड करा है बीजेपी ने स्ट्रांगली आसाम में। भाई साहब बाकी एक ये नतीजे आते हैं तो क्या होता है। एक ये बता दो, भारतीय राजनीति में 2 मामा हुए हैं, एक शिवराज जी चौहान और एक अपना हेमंत बिस्वा, वो भी मामा ही है वहां के। हाँ, वहां के शिवराज जी मामा चौहान जो ग्राउंड पे लोग प्यार करते हैं। हाँ, तो मामा जी हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे मामा जी, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। और चुनाव जीते या हारे चाहे कोई भी, पवन खेड़ा आसाम नहीं जा पाएंगे, इस बात की गारंटी है। करते हैं यहीं पर अपने शो का समाप्त। जय श्री राम।